नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण के मतदान कल होने वाला है और आज हमारे बीच में देश के जाने माने पत्रकार राजेश बादल जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 पार का जो नारा दिया है उसका सच कितना है। क्या 400 पार का नारा भी कोई एक जुमला है? 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज है, ये क्या है? क्या वास्तव में कोई राजनीतिक दल ऐसे हालात में, जबकि पूरे देश भर में रोजगार की समस्या है, तमाम सारे आरोप अब सत्तारूढ़ पार्टी पर लग रहे हैं, तब 400 पार की कल्पना भी कर सकते हैं? बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने एक गढ़ तो दिया है, एक माहौल तो बना दिया है, परसेप्शन तो क्रिएट कर दिया है कि अब की बार 400 पार। देखिए रविंद्र जी, भारत में हमारे यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र है, यानी एक दल नहीं, दो दल नहीं, हर दल को और हर विचारधारा को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। तो जब हर दल चुनाव लड़ सकता है तो अपने सपने भी पाल सकता है। मैं ये इस बात पर तो इसके किसी भी विरोध में नहीं हूं कि कोई दल मतलब ये सोचे ही ना कि वो उसका लक्ष्य शिखर नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र में हर दल को अपनी आवाम की, अपने मतदाताओं की अच्छी सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। तो 400 सीट, 500 सीट, 300 सीट जो भी है, हर दल पाल सकता है सपना। लेकिन जब कोई दल 400 सीट इस तरह से बात करता है तो मेरे मन में एक आशंका बनती है, और आशंका ये बनती है कि देखिए 140 करोड़ का मुल्क है, आबादी का मुल्क है, और 140 करोड़ की आबादी में अगर 400 दल एक दल ले जाएगा, मान लीजिए ले जाए, तो बाकी जो दल हैं उनके लिए गुंजाइश कितनी बचती है? उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो इस नाते मैं एक लोकतांत्रिक नजरिए से पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बराबरी पर रखता हूं। बराबर सिर्फ ये है, अंतर होता है कि हाँ भाई, बहुमत जिसके पास है, 273 सीटें जिसके पास हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन पक्ष और प्रतिपक्ष के आकार में एक संतुलन होना चाहिए। मैं ये नहीं मान सकता कि पक्ष का, मैंने शायद पिछली बार, मुझे नहीं याद आता कहा था या नहीं, कि पक्ष का जो है आकार अगर ट्रैक्टर के पहिए के बराबर है तो प्रतिपक्ष का आकार साइकिल के पहिए के बराबर तो नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप 400 पार के ढेर पर बैठ जाते हैं और तो फिर आपके अंदर अहम ब्रह्मास्मि वाला बोध आता है, मैंने ये किया, और ये जो मैं है वो लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इसलिए प्रतिपक्ष कम से कम इतनी बड़ी संख्या में होना चाहिए, इतने बड़े आकार में होना चाहिए कि वो पक्ष की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ सके। उदाहरण बताता हूं आपको। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में या वचन पत्र में या वादा पत्र जो था उसमें उन्होंने, अगर मुझे ठीक याद है, तो 22-23 वादे किए थे। 22-23 वादों में आज आप देखिए 5 साल पूरे होने के बाद, भाई लोकसभा के चुनाव तो हम लोग यही समझते आए हैं, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 5 साल में जो सरकार जैसा काम करती है उसकी मार्कशीट में उतने अंक भरे जाते हैं। अगर उसने काम किया है तो वो ले जाती है, विजय सरकार फिर से बनाती है, और अगर नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाती है। तो 19 के चुनाव में 22-23 वादों में से 15 से अधिक वादे पूरे नहीं हुए हैं। 2 या 2.5 वादे ऐसे हैं जो पूरे हुए हैं। केवल एक वादा है जो काफी हद तक पूरा हुआ है, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग का, नितिन गडकरी वाला। बाकी आप कोई भी किसी भी अगर आपको याद हो तो मैं 22 पे बात कर सकता हूं कि किसके अंदर कितनी क्या सफलता मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक लोगों को सपना दिखाते हैं, सपनों का सौदागर आप बन जाते हैं कि आपने 22 वादे किए, आवाम को लुभाया, लोगों को, मतदाताओं को लुभाया, और वो वादे पूरे ना किए। वो वादे पूरे अगर आपने नहीं किए तो फिर लोग आपको चुने क्यों? क्योंकि आप इसलिए कि विकल्प नहीं है। आज की तारीख में एक ऐसा माहौल है बादल जी कि मोदी नहीं तो विकल्प नहीं है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो बड़े तरीके से किया है, लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि अब मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में। अच्छा देखिए, एक बार बताइए, 77 में जब जनता पार्टी आई
तब क्या विकल्प के रूप में कोई चेहरा था? नहीं था। जब 91 में नरसिंह राव आए तो क्या विकल्प के रूप में वो चेहरा थे? नहीं। जब देवेगौड़ा आए तो क्या विकल्प के रूप में वो चेहरा थे? नहीं थे। उसके बाद इंदर कुमार गुजराल आए, क्या विकल्प के रूप में वो चेहरा थे? नहीं थे। और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो तो कभी नहीं थे। कभी नहीं थे। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष का अगर आप देखें तो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम ऐसा है कि उसमें चेहरे से ज्यादा दल मायने रखता है। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात में कामयाबी हासिल की है कि सामने कौन, मोदी के सामने कौन। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ा जाता, उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ा जाता है। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई 2014 को आप याद कीजिए, मैं खुद कहता हूं कि 2014 में यूपीए सरकार और आखिरी के 2 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, लुढ़कते लुढ़कते चल रही थी, तो उसको देख के तो लगने लगा था कि यार ये सरकार जो है अब अगले 5 साल नहीं आए तो बेहतर, ये लगने लगा था। और उसका फायदा मोदी जी ने उठाया। मैं ये आज भी कहने को तैयार हूं कि 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं जीते थे, यूपीए हारी थी, कांग्रेस हारी थी, और कांग्रेस ने अनमने ढंग से वो चुनाव लड़ा था। क्योंकि उन पर 2.5 लाख करोड़ के आरोप लग गए थे। लेकिन वो आरोप सिद्ध हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ है। एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि जो मैं बात आपके 400 पार की बात, क्या आपने वादे बिल्कुल ऐसे कर दिए, आसमानी वादे कर दिए और पूरे न किए, तो किसके दिल में को आप ठेस पहुंचा रहे हैं? अपने उस मतदाता को आप ठेस पहुंचा रहे हैं जिसके लिए आपने कुछ काम नहीं किया। 2014 की बात एक बार फिर से करता हूं। 2014 का जो वचन पत्र था और नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में जो बात कही थी, आपको याद है, महंगाई की बातें करते थे, डीजल पेट्रोल के रेट की बात करते थे, करप्शन की बात करते थे। अभी आपने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद में एक सिर जो है जाएगा तो 10 सिर लाएंगे। क्या ये सब पूरे हुए? और जो वचन पत्र में नहीं था, जो संकल्प पत्र में होना चाहिए था, जो नोटबंदी उन्होंने कर दी। नोटबंदी से करोड़ों घरों के चूल्हे बुझ गए, कई लोगों ने आत्महत्याएं की। आज तक नोटबंदी के कारण छोटी यूनिटें, स्मॉल स्केल की जो यूनिट्स हैं, जो कुटीर उद्योग चलाने वाली यूनिट हैं, वो आज तक संभल नहीं पाई हैं। उन करोड़ों लोगों के दिल से आप पूछिए कि उस नोटबंदी से फायदा आखिर किसको हुआ है? मेरा सवाल यही है बादल जी कि एक और 400 पार का नारा और दूसरी ओर वो जो आप जमीनी हकीकत बता रहे हैं, तो एज ए पत्रकार मैं यही जानना चाहता हूं कि आज वास्तव में जमीन पर क्या है। मोदी जी का नारा है वो ठीक है, उनको अधिकार है नारा देने का, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कांग्रेस चाहे तो वो 500 का नारा दे दे, उन्हें भी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम आपसे कि राज्यों में हमने 10-12 राज्य देखे जहां विपक्ष का खाता भी नहीं खोला 2019 में। 10-12 राज्यों में बिल्कुल टोटल बीजेपी या बीजेपी समर्थक लोग थे। अब ये 300 तब जाके हुए जब अनेक राज्यों में खाता नहीं खुला। 400 कहां से लाएंगे? देखिए, बहुत आपने सही बात कही है। मैंने तो कहा आपको 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता था, कांग्रेस ने हारा था। 2019 में चुनाव के ठीक पहले जो कश्मीर की घटना हुई और उस घटना के चलते मोदी सरकार को लाभ मिला उसका, या लाभ ले गए वो। अब बात ये है कि 2019 की अगर हम तस्वीर देखते हैं लोकसभा में, तो 300 के पार जब वो हुए थे तो आप देखिए कि उत्तर भारत ने सबसे बड़ी संख्या में उनको समर्थन दिया था। क्या और कांग्रेस की जो स्थिति 2019 में आई थी वो अपने इतिहास के सर्वाधिक दुर्बल आकार में थी, दीनहीन आकार में थी। इस बीच 5 वर्षों में गंगा में पानी बहुत बह गया, भारत जोड़ो यात्रा हुई, लोगों ने देखा कि सरकार की बंधी मुट्ठी लाख की थी, खुल गई तो खाक की है। महंगाई कई गुना बढ़ गई है 14 से 10 वर्षों में, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी का पे कंट्रोल नहीं हुआ है। पड़ोसी देश, छोटे से छोटे पिद्दी से पिद्दी देश आपको आंखें दिखा रहे हैं। नेपाल ने कभी आपको देखा है? नेपाल ने कहा होगा हम निपट लेंगे आपसे। नेपाल ने ये भाषा बोली बीते 10 वर्षों में।
भूटान आपसे छिटक गया डोकलाम के बाद से, म्यांमार आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि मेरे किचन में इंडिया से बना प्याज नहीं आना चाहिए, श्रीलंका का हमें हाल पता ही है, वहाँ पर एक चीनी जासूसी जहाज वहाँ के खड़े हो जाते हैं, और मालदीव जैसा छोटा सा देश, मालदीव ने तो आपके जो सैनिक थे उनको निकाल दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। और ये मालदीव वही है जहां तख्ता पलट हो रहा था 1986 में, तो राजीव गांधी की सरकार थी और यहां से सेना भेजी थी और तख्ता पलट को नाकाम किया था मालदीव का। तो ये अंतर आता है। मैं कहता हूं आप किसी मोर्चे पर तो सफल हो भाई, कोई एक मोर्चा तो हो। जब आप कहीं कामयाब नहीं हैं, आप अगर आप जैसे अब अभी आप बात कर रहे थे, गुजरात में आप 26-0, राजस्थान में 25-0, मतलब 25 से और ऊपर तो जा नहीं सकते आप, मध्य प्रदेश में 28-1, उत्तर प्रदेश में 5 सीटें ही प्रतिपक्ष को मिली थी, हिमाचल में 4 आपके पास थी, दिल्ली की 7 आपके पास थी। तो ये जहाँ ऐसे ऐसे कई राज्य हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शिखर के उस बिंदु पर थे जिसके ऊपर कोई जगह ही नहीं है, तो अब कहाँ जाओगे? तो आप शिखर के ऊपर कहाँ जाओगे आप? मतलब आपको एक शिखर से नीचे ही आना है। महत्वपूर्ण बात जो मेरे दर्शक आपसे समझना चाहते हैं कि मोदी जी अपने सारे भाषणों में अभी फिलहाल राम के बजाय भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी के चारों तरफ, उनके आसपास, उनके अगल बगल में सिर्फ भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने पिछले 40 साल 45 साल के जर्नलिज्म में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा देखा है कि चारों तरफ भ्रष्टाचारियों से घिरने के बाद छाती ठोक के बोलते हो कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा? देखिए, ये खुल्लम खुल्ला इस तरह का जो बयान है वो तो मैंने नहीं देखा। और बहुत साफ कहता हूँ कि राजनीति में आजकल की जो राजनीति है, पिछले 8-10 वर्षों से जिस रास्ते पर चल पड़ी है, उसमें जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आप भ्रष्टाचार पर हमला बोलिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तो ये उजागर हो गया ना कि जिन कंपनियों को सरकार ने काम दिया, उन कंपनियों ने आपको चंदा दिया। तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? इसको कुछ प्रमाण की जरूरत है क्या? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। और इस तरह से कि भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा या नहीं कहूँगा, अब ये मुहावरे चलते नहीं हैं। आज माफ़ कीजिए, 2024 का मतदाता 1960 का मतदाता नहीं है। आज आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे जो सुबह सुबह सफाई कर्मी हमारे साथी होते हैं, वो भी कानों में वो ईयर प्लग लगा करके मोबाइल सुन रहे होते हैं। उनके मोबाइल, आप जब लंच में, कई हमारे छोटे छोटे कर्मचारी साथी जो होते हैं, वो जब फ्री में दोपहर में लंच पे होते हैं तो फ़ोन पर तमाम चैनल देख रहे होते हैं, खबरों से वाबस्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो उन्हें असलियत समझने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, अखबार के मामले में एक मजबूरी क्या है रविंद्र जी, कि अखबार पढ़ने के लिए तो उसका पढ़ा लिखा हो, साक्षर होना ज़रूरी है। फिर वो स्थिति हो कि अखबार उसके घर में आता हो, फिर वो अखबार पढ़ने का टाइम निकालता हो, तो 200 रुपये काफ़ी बड़ा होता है भारत में, 200 रुपये का बिल अखबार का। लेकिन स्क्रीन पर देखने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। तो अब जो मैंने कहा कि मतदाता 2024 का मतदाता बहुत जागरूक है, वो जानता है। आप कह रहे हैं कि राम का नाम नहीं लिया जा रहा है, राम का नाम किस आधार पर लेंगे आप? कोई ग्राउंड है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हम लोग, मैं पिछली बार जब अयोध्या गया था कुछ साल पहले, तब वो तंबू में रामलला जी बैठे थे। तो रामलला को लिए घर देना था, मंदिर बनाना था, मंदिर बना दिया उन्होंने। लेकिन अब मंदिर बना के रामलला पता नहीं कहाँ हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले से थी। अब वो दूसरे बालक राम आ गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो भारतीय शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो हम समझते हैं, वो तो ऐसा नहीं होता। और यही बात तो शंकराचार्य कह रहे थे। तो शंकराचार्यों की बात भी यही थी, और शंकराचार्य तो भगवान शंकर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो अगर वो राम मुद्दे को भुनाते, तो जैसे पहले शंकराचार्यों ने अपनी नाराज़गी दिखाई थी, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि शंकराचार्यों के से कुछ कमिटमेंट किया हो कि हम राम मंदिर के मुद्दे को नहीं भुना करके सत्ता में नहीं आएंगे, या जो भी कुछ हुआ हो। लेकिन राम मंदिर का कोई मुद्दा सफलता नहीं है, कोर्ट है, अदालत ने का फैसला था। यूं देखा जाए तो फिर आप पढ़िए तो ताले तो
राजीव गांधी ने खुलवाए थे। और उसके बाद जो मामला चलता रहा कोर्ट में, कौन जाता रहा जरा देखिए। मामला एक 2007 की बात मैं अगर करूं, 2007 या 8 में एक बहुत ही आदर्श फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था अयोध्या के मसले पर, और तब ऐसा फील गुड इस देश में हुआ था कि इससे अच्छा फैसला आ नहीं सकता। लेकिन उसमें पेंच किसने डाला वो देख लीजिए आप। तो यही मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर के मसले पर देखिए, भूखे भजन ना होए गोपाला। अगर आपका पेट खाली है तो आप कितना ही कर लीजिए, भजन आप नहीं कर सकते। बादल तो हमारे दिल में बैठे हैं। बादल जी, आप ज्योतिषाचार्य तो नहीं हैं, फिर भी एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है, आपको लगता है कि तीसरी बार मोदी आ रहे हैं या कुछ कठिनाई है अभी? देखिए, अब जैसे 10 राज्यों के करीब करीब का जो आंकड़ा अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जहां कांग्रेस या इंडिया या दूसरे दल ना के बराबर हैं, है ही नहीं, तो आप क्या सोचते हैं इस बार भी वो बिल्कुल उसी स्थिति में रहेंगे? कुछ तो ऊपर उठेंगे। कांग्रेस के पास खोने के लिए नहीं, पाने के लिए कुछ है, और बीजेपी के पास खोना ही खोना है। बीजेपी शिखर के उस नुकीले बिंदु पर है जिसके ऊपर कोई बिंदु है ही नहीं। तो वो 10 राज्य तो वो हो गए। इसके बाद आप देखिए कि तमिलनाडु की क्या स्थिति है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत, उस दम पर आप बहुमत में आने की सोच नहीं सकते। केरल में आप सोच नहीं सकते, कर्नाटक में आप सोच नहीं सकते, तेलंगाना में आप सोच नहीं सकते, आंध्र प्रदेश में आप सोच नहीं सकते, उड़ीसा में आप सोच नहीं सकते। गुजरात अकेला ऐसा शहर है, प्रदेश है, जहां गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यही राज्य हैं जहां आप कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि पंजाब को मैं अभी नहीं गिन रहा हूं, इसलिए हिमाचल में इस बार सरकार नहीं है उनकी, यूं तो कर्नाटक में भी नहीं है, और दोनों जगह माइनस जाएंगे। कर्नाटक, तेलंगाना में भी नहीं है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि चूंकि वहाँ विधानसभाएं हैं, और हमारा मतदाता जो मैं बात करता हूँ इतना जागरूक है कि वो ऐसे व्यवहार करता है कि वो देखता है कि उसको विधानसभा के लिए किसको चुनना है और केंद्र के लिए किसको चुनना है। लेकिन केंद्र ने उसको मायूस तो किया है, निराशा हाथ लगी है। आप बताइए कि जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, नौजवान है, अगर वो सब्जी का ठेला लगाएगा तो अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो चाय का ठेला लगाएगा, लेकिन उसकी शादी भी होनी है, घर भी चलाना है, पेट भी पालना है, अगर उसको पेट पालना है तो उसे 4 पैसे तो कमाने पड़ेंगे। बुजुर्ग माँ बाप नहीं तो घर में ताने देंगे कि जब हमने तो पढ़ा लिखा दिया तुमको, तुम कर क्या रहे हो। तो मैं जाता हूँ, आप कभी भी निकल जाएं, कहीं भी बाजार में निकल जाइए, इन दिनों मतलब सब्जी के ठेले और खाने पीने के जो ठेले हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। ऑटो, छोटे इलेक्ट्रिक ऑटो, बिल्कुल। एक और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो टू व्हीलर जो है, और अब तो लड़कियां चला रही हैं। पीजी पास हैं। मैं अभी गया था कहीं, तो वहां से लौटा, मैंने तो एक टैक्सी की वहां से, तो मैंने उसने बड़े मैंने कहा कि उसको भेजा उसको वो नक्शा, और उसने जब पे किया तो थैंक यू, उसने अंग्रेजी में। तो मैंने कहा यार भाई मेरे, बड़ी अच्छी अंग्रेजी आप बोल रहे हो। क्या बोले? सर मैंने बीकॉम किया है और बीकॉम के साथ मैंने लॉ किया है। तो मैंने कहा यार तुम्हारा बीकॉम के बाद लॉ से तुम ऑटो वाली लाइन में। बोले सर क्या करूं, माँ बाप ने शादी कर दी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, माँ बाप को ये लगता था कि ये लड़का जो है बिगड़ा हुआ है, शादी करने के बाद लड़के सुधर जाते हैं। तो बोले मैं कैसे समझाऊं। तो उन्होंने शादी भी कर दी, अब गले में ढोल बांध दिया है, तो अब मुझे तो 4 रोटी कमानी है, कहीं से भी कमाऊं, माता पिता को भी पेट भरना है और पत्नी का भी पेट भरना है। तो ये स्थितियां जो हैं कि आप, और देखिए विरोधाभास क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। आपको पता है अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री भारतीय चला रहे हैं, लेकिन हर भारतीय तो अमेरिका नहीं जा सकता, हर भारतीय उतना ट्रेनिंग प्रोफेशनली नहीं हासिल कर सकता जो अमेरिका में इंडियन कर रहे हैं। तो डंका है बज रहा है भारत का नौजवानों का, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। अब बहुतायत में परसेंटेज उनका है जो बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, कॉलेजों को देख लीजिए, कितने वर्षों से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 2 लाख 1.5 लाख रुपए एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। आप 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में प्रोफेसर के पद के लिए लोग ले रहे हो, दैनिक वेतन भोगियों की तरह, जैसे कि कोई वो खंती खोदते हो, वो भी अग्निवीर की तरह। हाँ। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो प्राथमिकताएं हैं वो ठीक नहीं है। बादल जी, मेरा प्रश्न वही खड़ा हुआ है कि क्या वाकई मोदी जी को इस बार सरकार बनाने में मुश्किल होगी या आसानी से बना जाएंगे? अब देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो मैं बहुत खुल के कहता हूं कि
माफ कीजिए, मेरे दिल की बात है, किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे इस निर्वाचन आयोग पर यकीन नहीं है। निर्वाचन आयोग इन दिनों एक डिपार्टमेंट की तरह, भारत सरकार के विभाग की तरह व्यवहार कर रहा है। साफ साफ हम देख रहे हैं कि एक पार्टी रोज आए दिन आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, आप मामले नहीं बना रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, भारत का राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी करा दी। मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या मतलब है। ऐसे निर्वाचन आयोग पर कौन भरोसा करेगा। हमने तो टीएन शेषन को, आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने प्रेस क्लब में बुलाया था टीएन शेषन को, तब क्या रौब था उनका। और उस 96 के चुनाव में बिहार और यूपी में जो उस समय तो ईवीएम नहीं आए थे, और उस समय बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी, चंबल में गोलियां चलती थी, उस चुनाव में कैसी खामोशी के साथ चुनाव हुए थे। तो ये होता है चुनाव आयोग। वीवीपैट की गिनती को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में अब फाइनल हियरिंग पर चल रहा है, और लोग अब पूरा मतलब जो विरोधी हैं वो निर्वाचन आयोग को केवल राजीव आयोग कहने लगे कि वो राजीव आयोग है, निर्वाचन आयोग नहीं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से लग रहा है कि कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह कोई ऐसा धमाका हो जाए कि सब हतप्रभ रह जाए, ऐसा उम्मीद है चुनाव से पहले। देखिए, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से उत्तर ये दूंगा कि हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, और चौथा स्तंभ जो है मीडिया है, वो तो हम लोगों ने खुद ही अपने को बना लिया है। एक आदमी जब तकलीफ में होता है, परेशान होता है, तो वो पहले तो अखबार में आता था, टेलीविज़न में आता था कि भैया हमारी समस्याएं सुन लो। ये ना अफसर सुन रहे हैं, ना हमारी कहीं सुनवाई हो, ना नेता सुन रहे हैं, आप ही सुन लो। अब हुआ ये कि दुर्भाग्य से हमारे मीडिया के लोग भी अब बट गए। अब वो उस कॉमन मैन की तकलीफ़ों को नहीं सुनते। अब जब बट गए तो फिर उनकी सबकी नज़र सीधे न्यायपालिका पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है, हाई कोर्ट पर है, जिला कोर्टों पर है। अगर वहाँ से भी अब न्याय अगर नहीं मिलेगा तो फिर मतदाता कहाँ जाएगा, वोटर कहाँ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश के न्याय प्रणाली के हित में ही कोई फैसला करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला बहुत बड़ा फैसला था, अगर वो सुप्रीम कोर्ट मजबूर नहीं करता चुनाव आयोग को, स्टेट बैंक को, तो क्या ये घोटाला हमारे सामने खुलता? नहीं खुलता। संसार का सबसे बड़ा घोटाला, तो ये चीज़ तो सामने आई ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक तो मुझे निर्वाचन आयोग पर की प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है। अब वो साख मेरे मन से नहीं उतर गई तो उतर गई, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक मतदाता हूं और मुझे इस बात का पूरा हक है, वैधानिक हक है, कि मैं निर्वाचन आयोग के बारे में क्या धारणा बनाऊं। ये बहुत दूसरा जो आपने कहा, जब मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है तो 405, क्या मुझे लगता है कि कहीं 600 पार में निकाल दे, 543 में से 600, हाँ 543 में 600 कर दे कि अगले चुनाव की भी एडवांस में हमने 50 जिता दी, तो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन मोदी जी के लिए अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, ईमानदारी से चुनाव होते हैं, तो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। 200 के ढेर पर निष्पक्षता से दोनों पार्टियां बैठी हैं, 200 बीजेपी, 200 कांग्रेस, बाकी में फिर ये। भाई आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण, मेरे दर्शक तो बहुत जानना चाहते हैं, ऐसे माहौल में अब संघ और बीजेपी के संबंधों पर भी आप, मैं चाहता हूं थोड़ा दर्शकों को बताएं कि संघ क्या, आज की तारीख में संघ क्या सोच रहा होगा। एक राष्ट्रवादी संगठन या जो भी आप जैसी भी नजर है, संघ क्या वाकई आज बीजेपी हावी हो गई है संघ पे? क्या वाकई संघ कमजोर हुआ है? कोई बोल नहीं पा रहा है। मोदी एक ऐसा विराट व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को उभार रहे हैं कि उनके सामने बीजेपी के तमाम नेता बौने साबित हो रहे हैं। गडकरी का तो वो हाल कर दिया है कि नागपुर में संघ प्रचार में उतरा है, बीजेपी को खींच लिया है वापस उनके वहां से। देखिए, ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी से पहले जितना ताकतवर था उतना ताकतवर आज नहीं है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो भारतीय जनता कांग्रेस से कमज़ोर हुआ है। तो एक कांग्रेस पार्टी से अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कमज़ोर हुआ है, मोदी कांग्रेस से कमज़ोर हुआ है, तो ये इस चुनाव में बहुत साफ, जैसे आपने एक नितिन गडकरी का उदाहरण दिया, मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर भी अब बहुत सारे उपखंड हैं, और उन उपखंडों में उस वर्ग को के भीतर एक बड़ा गहरी निराशा और आक्रोश है
जो 40 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जो लगातार सिद्धांतों की बात करते थे, जो लगातार चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे, जो शुचिता की बात करते थे, अच्छी राजनीति की बात करते थे, देश हित की बात करते थे, अब वो ये देखते हैं कि कल के रोज कांग्रेस को जिसको जिसको वही लोग अब कचरा बोल रहे हैं, वो कांग्रेस का आदमी उनके सिर पर आके बैठ जाता है और वो ठगे से उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको टिकट भी नहीं दिया जाता है, उनको कांग्रेस के लोगों के लिए प्रचार करना पड़ रहा है। और जब देखिएगा रविंद्र जी कि ये कांग्रेस के जिन लोगों को टिकट दिया है, जिस तरह से आए हैं, खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए परिणाम कुछ उलट गए तो ये सब वापस चले जाएंगे, मायके लौट जाएंगे, देख लेना आप, सब मायके लौटेंगे सबसे पहले। इसलिए ये जो गए हैं ये अवसरवादी हैं, सिद्धांतवादी कांग्रेसी नहीं है। मैं बहुत साफ कहता हूं, कोई भी हो अवसरवादी, जिस पार्टी ने उनको, जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाते थे, वो उन लोगों को केंद्र तक पहुंचाया और उसी को आपने दगा किया। देखिए भाजपा में इतने मैं नपुंसक शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन शब्द वो भाव वही निकलता है, इतने कमजोर, इतने निरीह हैं कि कोई बोल नहीं पा रहा है। वही पार्टी के अंदर रोज बात होती है कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अब सबकी बोलती बंद कर देना, मोदी में कुछ तो कला है। देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मोदी ने जब राजनीति सीखी होगी तो उन्होंने निश्चित रूप से इंदिरा गांधी के बारे में बहुत अध्ययन किया होगा। हमें याद है कि इंदिरा जी के बारे के खिलाफ भी बोलने में लोग डरते थे, कांग्रेस के लोग डरते थे। एक दौर हम लोग तो आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जब सेंसरशिप लगाई तो उसी के विरोध में पत्रकार बने थे। और कैसे कैसे लोग थे उस पार्टी में, चंद्रशेखर, जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, और पहले अगर देखें तो मोरारजी देसाई, ऐसे ऐसे लोग बड़े, लेकिन कोई नहीं बोल पाता था उस समय। मोरारजी देसाई तो चलिए पहले अलग उनका रास्ता हो गया था, वो प्रधानमंत्री से जब उनको हटाया था इंदिरा गांधी ने, तो इन्होंने कोशिश की कि हम उस लाइन पर चलें, लेकिन उस लाइन पर चलने के लिए आप इंदिरा गांधी की योग्यता को तो नहीं आप प्राप्त कर पाए। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का जो युद्ध जिस तरह से जीता और पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े किए, क्या स्थायी सबक नहीं है पाकिस्तान के लिए, जो जब तक पाकिस्तान अस्तित्व में रहेगा तब तक वो इंदिरा गांधी को कोसता रहेगा। 1962 के चुनाव में चीन ने हमको हराया था और उस दुख के साथ, उस तनाव के साथ, उस कलंक का टीका लगाए नेहरू जी सरकार से विदा हो गए, लोक से विदा हो गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने, चूंकि वो खतरा चीन का था, तो सिक्किम जो गर्दन मानी जाती थी, सिक्किम को जो उस समय स्वतंत्र देश था, बांग्लादेश बनने के बाद सिक्किम नाम के अलग देश को 1975 में आपातकाल के दरमियान इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में विलय कराया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? गुट निरपेक्ष देशों का आज आप विदेश नीति में हर मोर्चे पर हार रहे हैं, और इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष देशों की आंदोलन की अगुवाई करके अमेरिका जैसे देश को धूल चटा दी थी। कोई भूल सकता है? इस देश में हम लोगों को याद है रविंद्र जी, पता नहीं आपको याद है, हम लोग बचपन में जिस गांव में थे तो हर हफ्ते हम लोगों को स्कूल से वहाँ के अस्पताल ले जाया जाता था प्रभात फेरी की तरह शक्ल में, और वहाँ एक बड़ी नांद में दूध घोला जाता था पाउडर से, और हम लोगों को एक एक गिलास दूध पिलाया जाता था। दूध नहीं होता था इस देश में पेट भर। वो आज इंदिरा गांधी की बदौलत जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, गुजरात में अमूल क्रांति जो हुई, वर्गीज कुरियन के जरिए श्वेत क्रांति जो हुई, वो भारत दुनिया में दूध के मामले में सिरमौर कैसे हुआ। गेहूं नहीं था खाने को, लाल अपमानित करके अमेरिका से लाल गेहूं आता था, तो कठिया गेहूं मैक्सिको से नरीमन बोरलाग आए और उन्होंने यहाँ पे गेहूं की संकर किस्मों को उन्होंने जो है प्रयोग किए, और आज गेहूं उत्पादन में संसार में भारत का नाम है। तो वही इंदिरा गांधी है। तो मोदी जी ने उस इंदिरा गांधी से सीखे होंगे कि एक अधिनायक था उसके अंदर, एक तानाशाह था उसके अंदर, लेकिन अगर वो ये भी सीखते कि उस महिला के अंदर हुनर क्या था, लाल किले के उसके भाषण सुन लीजिए, कभी वो जो है उसने कितनी विनम्रता से आज़ादी के आंदोलन को याद किया। उसने इस बात को कहा, आप बताइए क्या, उसने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि आज़ादी जब मिल जाए तो लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया जाए।
आज नेताजी तो नहीं फहरा सके, लेकिन जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो ये सिलसिला शुरू हुआ। और लाल किले पर, इसलिए कि लाल किला तो राजशाही का प्रतीक है, सामंतशाही का प्रतीक है, लेकिन लाल किले पर तिरंगा फहराने का जो है नेताजी का सपना पूरा किया। तो ये है आज जिन वीर सावरकर की ये लोग बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर पर तो डाक टिकट निकाला है। कांग्रेस के साथ अफसोस की बात यह है कि वो बहुत ही इस मामले में कई बार अपने पुरानी गाथाओं का अध्ययन नहीं करती। चक्कर ये है। तो इंदिरा गांधी की तरह ये तानाशाह तो हो सकते हैं, लेकिन तानाशाही के लिए भी योग्यता चाहिए, वरना दुनिया के हर तानाशाह का अंत आप देख लीजिए कैसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राजेश बादल जी, आपने सुना कितनी नॉलेज है और पूरे देश का जो माहौल है इस समय उसको उन्होंने एक निचोड़ की तरह कहा है। और यदि निश्चित तौर पे चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष रहता है तो इस बार मोदी की राह वाकई बहुत कठिन है। जैसा कि बादल जी ने कहा है कि चुनाव आयोग का बस चले, आज के चुनाव आयोग जो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका बस चले तो 543 में से 600 सीटें दे दें। इस तरह के यदि चुनाव होंगे तो ये देश में लोकतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं, ये तो भर्राशाही है एक तरह की। निश्चित तौर पर बादल जी के इस पूरे इंटरव्यू को एक एक शब्द आपको सुनना चाहिए। उन्होंने पूरे हालातों को बहुत अच्छी तरह आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।